प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 12th के जितने भी साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं वे सभी एक बार आ जाएं, जुड़ जाएं और शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो सेशन है ये एक महा मैराथन सेशन है और इसमें हम आपको याद करवाएंगे सारे के सारे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय। कक्षा 12 में अगर हैं आप तो चाहे आप साहित्यिक हिंदी लिए हों चाहे सामान्य हिंदी लिए हों, आज के इस छोटे से और बड़े से सेशन में, छोटे से बड़े से इसलिए क्योंकि अभी पता नहीं छोटा है कि बड़ा है, तो इस सेशन में आपको कंप्लीट सारे साहित्यिक परिचय यानी कि आज की इस क्लास से 10 अंक पक्के हैं, ये मेरी तरफ से गारंटी है। साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी के विद्यार्थी, एक सबसे पहली बात आती है कि एक अच्छा साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। अच्छे साहित्यिक परिचय में कम शब्दों में बहुत कुछ कहना होता है। आपको एक अच्छा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि साहित्यिक परिचय में साहित्यिक परिचय ही होना चाहिए, जीवन परिचय में जीवन का परिचय ही होना चाहिए, और कृतियां। 3 हेडिंग्स आपको ख्याल रखनी है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और कृतियां। चूंकि पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है साहित्यिक परिचय, तो आपको लिखना क्या है, साहित्यिक परिचय पे ही मेन फोकस रखना है। और बाकी आपका जो जीवन परिचय है उसको तो हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पर लिखेंगे, यानी 4 लाइनों में आपको जीवन परिचय निपटाना है, फिर लगभग 70-80 शब्दों में आपको साहित्यिक परिचय निपटाना है और फिर कृतियां हेडिंग डालनी है। तो चाहे आप तो हेडिंग केवल साहित्यिक परिचय की डाल देंगे। और एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है और वो पॉइंट है आपका फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट बेहद जरूरी है क्योंकि फ्लो चार्ट मतलब होता है संक्षिप्त परिचय। उसी में हम सारा परिचय एकदम समरी टाइप में पूरे लेखक का दे देते हैं, जिससे क्या होता है, एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय समझ जाता है कि बच्चे ने एक कॉपी बहुत ही जबरदस्त लिखी है। आइए अब हम देखते हैं सबसे पहला जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का है। वासुदेव शरण अग्रवाल का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, गद्य खंड से रिलेटेड पहले 4 साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, फिर पद्य खंड के जो आने हैं वो पढ़ेंगे। यही आने ही हैं, यही मैंने इंपॉर्टेंट बताया, यही आने ही हैं बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी, बिल्कुल कंफर्म। ठीक, तो ये है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमेशा कॉपी के बीचों बीच बनाएं, पेज के बीचों बीच बनाएं। आपको मैं साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी की कॉपियां ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो कॉपी कैसे लिखें वो चीज आप देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो नवीन कॉपियां अभी डाली हैं, नवीन कॉपियां हैं, उनको आपको देखना है। पुरानी कॉपीज तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है, बाकी आगे शॉर्टकट में सब है। फ्लो चार्ट में क्या होता है, इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको पूरा जीवन परिचय समझा देना है। जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, रचनाएं, मृत्यु, प्रसिद्धि, संपादक के रूप में ख्याति, मतलब मृत्यु और प्रसिद्धि। अब यहां पर आपकी प्रसिद्धि ना होती, उपाधि ना होती तो भी काम चल जाता। जन्म, जन्म स्थान, रचनाएं और मृत्यु, ये भी काम चल जाता है, लेकिन जितना आता है उतना लिखिए। 7 अगस्त सन 1904 में पैदा होते हैं, यानी जन्म लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। 7 अगस्त 1904, भूलना नहीं है, अब भूलेंगे तो काम नहीं चलेगा, 10 अंक चले जाएंगे। 5 गद्य के, 5 पद्य के, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद 10 अंक आपके बिल्कुल पक्के हैं, ये तो गारंटी मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। और मैं वो वाला नहीं हूं कि भाई ये ना आया तो ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसा थंबनेल में कभी नहीं बनाता, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, आपको एक अच्छे अंक दिलाना है, ना कि आपके साथ खिलवाड़ करना। मैं खिलवाड़ नहीं करता हूं अपने छात्रों के साथ, एक सही दिशा निर्देश जितना अच्छा दे सकता हूं, जितना अच्छा गाइडेंस एग्जाम के लिए कर सकता हूं उतना करता हूं। बाकी तो ईश्वर की मर्जी पर डिपेंड है कि ईश्वर हमसे क्या क्या अच्छा करवा सकता है, तो वो अच्छा करवा ले और मैं करता चला जाऊंगा। मैं अच्छा ही करने के लिए आया हूं, ये समझ लो। 7 अगस्त सन 1904, बिल्कुल आंखें टंगी होनी चाहिए यहां पर। मेरठ उत्तर प्रदेश में जन्म, पीएचडी, डीलिट इनकी उपाधियां थी। पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वागधारा, ये इनकी रचनाएं हैं। 27 जुलाई 1967 में मृत्यु होता है।
और प्रसिद्धि इनकी एक निबंधकार, टीकाकार, साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। अब क्या करेंगे हम, इतना लिखने के बाद हम डालेंगे हेडिंग इनके जीवन परिचय। अब देखो मैंने सब कुछ शॉर्ट कर दिया है, बहुत कम 80 शब्दों में लिखना आता है, मैंने सब कुछ शॉर्ट कर दिया। जीवन परिचय में वही चीजें आपकी इन्वॉल्व होंगी जो संक्षिप्त परिचय में है। जन्म तो आप संक्षिप्त परिचय तो संक्षिप्त परिचय जैसे लिखा वैसे लिखना। जीवन परिचय में आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगी, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आराम से प्रिंट आउट निकलवा लो और आराम से इसको रट लो, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, जीवन परिचय 7 अगस्त सन, अब इसमें आप पॉइंट हमने ये दिए हैं, ये हमने क्या डिस्कस किए, ओनली पॉइंट, इतने पॉइंट आपको जीवन परिचय में लिखने हैं। ठीक है, जन्म 7 अगस्त सन 1904, तो आप ऐसे लिखेंगे वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था, इतना लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, इन्होंने पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक, और यह एक निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में विख्यात हैं। इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को हो गई। रचनाएं तो रचनाओं में ही आपको रखना है। साहित्यिक परिचय आएंगे, साहित्यिक परिचय यानी कि आपको फ्लो चार्ट ही याद कर लेना है, उससे ही आप जीवन परिचय लिख पाएंगे। जीवन परिचय उससे ही आपको डिटेल में लिख देना है, जैसा मैंने बताया है, गद्य के रूप में, पैसेज के रूप में लिख देना है। पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। अब आता है साहित्यिक परिचय। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के, अब साहित्यिक परिचय होता है मेन। जीवन परिचय लिखना जरूरी होता है, ऐसा सब कहते हैं और मैं भी ऐसा ही कहता हूं। सबका सवाल यह है, कहते नहीं, सबका सवाल यह है कि सर क्या साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय लिखना अनिवार्य है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल 100% अनिवार्य है। कारण यह है कि बिना इंट्रोडक्शन के कोई भी साहित्यिक परिचय नहीं होता है। सपोज दैट, मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं खड़ा हूं और आपके स्कूल में पहुंचता हूं तो आप अपने क्लास के छात्रों को कैसे समझाएंगे, मेरा परिचय कैसे देंगे? अब जन्म स्थान चलो अलग की बात, अगर मेरे बारे में उनको मेरा नाम और मेरा काम ये नहीं बताएंगे तो आगे केवल आप मेरी उपलब्धियां गिना के, मेरा साहित्यिक परिचय गिना के काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को सबसे पहले मेरे बारे में जानना है। तो आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दोनों चीजें इन्वॉल्व करनी है। मैंने क्या बताया, तो मैंने जीवन परिचय बता दिया। अब यहां है साहित्यिक परिचय, इसके पॉइंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक रहे, तो आप डिटेल में लिखेंगे। ये पॉइंट याद करने वाले हैं और लिखेंगे इसको डिटेल में, तो लिख ही लेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के पद पर प्रतिष्ठित रहे तथा केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक के रूप में भी क्या हुआ, सुशोभित हुए। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। तत्पश्चात या इसके बाद लिखते चले जाएंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष बने। मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। कंप्लीट हो गया साहित्यिक परिचय। क्या लखनऊ मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में रहे, इतनी बात। पुरातत्व, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष, मुख्य रूप से पुरातत्व को विषय बनाने वाले, प्रागैतिहासिक, वैदिक, पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन करने वाले, अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक, इतनी चीजें ये रहे। तो डिटेल में लिख देंगे आप। ये पॉइंट जब तक याद नहीं होंगे तो आप गद्यांश के रूप में नहीं लिख पाएंगे। प्रमुख रचनाओं में आपको जरूरी नहीं है कि सारी रचनाएं लिखनी ही हैं। प्रमुख का मतलब होता है मेन रचनाएं। मेन रचनाएं इनकी कितनी होती हैं, महज 4, 5, 6, 7 लिख सकते हैं। अगर आपको मान लो सपोज दैट किसी लेखक की 20 रचनाएं हैं,
तो बीसों लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या है, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वाग्धारा, पाणिनिकालीन भारत आदि, इतनी रचनाएं याद कर लो। ये कंप्लीट साहित्यिक परिचय हो गया। दूसरा चलते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1907 में जन्म, दुबे का छपरा बलिया में जन्म हुआ। अनमोल द्विवेदी पिता थे, ज्योतिषमती माता थी। वैद्यनाथ द्विवेदी इनके बचपन का नाम था। 18 मई सन 1979 में मृत्यु। अब 18 मई याद ना हो तो 1979 तो याद रहेगा, तो 1907 में जन्म, 1979 में मृत्यु। ये हो गया इनका जीवन परिचय। तो अगर आपको ये तो संक्षिप्त फ्लोचार्ट तो आप ये इतनी बनाएंगे, ठीक है। और जीवन परिचय में वही चीजें इन्वॉल्व करेंगे, वही चीजें मेन। फ्लोचार्ट याद है, समझ लो, जीवन परिचय आपको याद है। लिखेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में दुबे के छपरा नामक गांव में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। इनके बचपन का नाम, या फिर लिख देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 18 मई सन 1979 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे। साहित्यिक परिचय देखो भैया, इसको रटो। इनकी प्रतिभा का विकास, विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रतिभा का विकास प्रसिद्ध संस्था शांति निकेतन में हुआ। पहली लाइन साहित्यिक परिचय की याद। दूसरी लाइन, 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया। क्या किया? 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि मिली। तो कब? 1949 लखनऊ विश्वविद्यालय डीलिट की उपाधि। क्लियर? 1957 याद कर लो, 1949 याद किया, 57 49 में लखनऊ विश्वविद्यालय डीलिट की उपाधि, 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण। और ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक। और फिर देखो, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये याद करने वाली चीजें हैं, लिखना ऐसे नहीं है। लिखना कैसे है मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, कैसे लिखना है। इन्होंने काशी, लास्ट में बता देंगे कैसे लिखना है भैया, लास्ट में बताएंगे कि इस चीजों को कैसे। मैं बता रहा हूं आपको कि इनको पॉइंट में हमने याद करने के लिए दिया है। इनको आप जब लिखेंगे तो गद्यांश में लिखेंगे, जैसा लिखा जाता है वो आप जानते हैं। इतने भी आप अभी इतने भी मासूम नहीं, चीजें समझते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पद पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार में हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विश्व भारती, अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। हो गया साहित्यिक परिचय, ठीक है। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में डीलिट, 1957 में पद्म भूषण की उपाधि भारत सरकार के द्वारा। यही तो हमने बताया आपसे। 11 वर्षों तक हिंदी भवन के निदेशक, 1949 लखनऊ यूनिवर्सिटी डीलिट, 1957 भारत सरकार पद्म भूषण, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, और यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति, विश्व भारती, अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित। इतनी बातें क्लियर। प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, और साथ में आलोक पर्व, कल्पलता, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा इत्यादि इनकी तमाम रचनाएं हैं, ठीक है। तो जो मशहूर हैं वो लिखें प्रमुख रचनाएं, बाकी याद सभी करना है भैया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है। मैं बता रहा हूं, जो नहीं पढ़े हैं, मान लो नहीं रटे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। यहां पर देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का आता है, खासा इंपॉर्टेंट है। जन्म 1919 में होता है, ठीक है। जन्म कब होता है? 1919 में जन्म होता है। मृत्यु 2005 में होती है।
जन्म स्थान आंध्र प्रदेश है और कार्य इनका आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु से है। लेखन विधा हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य। शैली विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक शैली ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख रचनाएं साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य आदि। 2005 में मृत्यु। यही इनका जीवन परिचय भी है और यही संक्षिप्त परिचय में यानी फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। फिर ऐसे लिखेंगे, इसी को आप जीवन परिचय में लिख देंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बत्तुलपल्ली नामक गांव में होता है। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर देखिए ऐसे जीवन परिचय आप लिखेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई थी। और फिर लिख देंगे हिंदी भाषी ना होते हुए भी, हिंदी भाषी, एक मिनट, तो हिंदी भाषी ना होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा पर जबरदस्त पकड़ बना रखी थी। इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी भाषी का कार्य किया और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के ज्ञान का कार्य किया या दक्षिणी भाषाओं के प्रदान का कार्य किया। और हिंदी माता की सेवा करते हुए, हिंदी तथा तेलुगु के समन्वय को स्थापित करते हुए और हिंदी माता की सेवा करते हुए सन 2005 में इनका देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय लिखेंगे, राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, पॉइंट याद रखिए, राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष रहे। यहां से चालू होता है पॉइंट डिस्कशन। ठीक है, आंध्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। ये पॉइंट भूलना नहीं। दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इतना आप इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। इसके बाद प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालेंगे, साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी शोध और बोध। इतनी रचनाएं और जो भी और ज्यादा वैसे मैंने कराई हैं तो वो भी आप रचनाएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं चौथे जीवन परिचय पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इनका साहित्यिक परिचय तो बहुत छोटा सा है, चूंकि इन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना तो हिंदी साहित्य में की नहीं है। ये आप जो कलाम जी जो रहे वो एक वैज्ञानिक रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे और साहित्य में बहुत बड़ा योगदान इनका नहीं था, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय और अद्भुत और अनुपम योगदान इनका रहा, जो अविस्मरणीय है। सदैव हिंदुस्तान के लिए ऋणी रहेगा और इनके प्रति और ऐसे महान महापुरुषों के प्रति हमेशा 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 गौरवान्वित अपने आप को हम लोग महसूस करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेता, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महापुरुष हमारे भारत देश में, इस भारत भूमि पर जन्मे। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे महापुरुषों का जन्म युगों युगों में कई युगों में एक बार ही होता है। तो हमारे लिए बहुत महापुरुष थे। तो साहित्यिक परिचय इनका बड़ा लंबा नहीं है, क्योंकि आपकी बुक के अनुसार देखेंगे तो इनका जीवन परिचय ही इनका साहित्यिक परिचय कह सकते हैं। साहित्यिक परिचय छोटा सा इनका 2-3 लाइनों में लिखेंगे, बाकी जीवन परिचय इनका बड़ा है, तो हमें 80 शब्दों के आसपास चीजें देखनी है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट तो आप बनाएंगे। पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे इसलिए क्योंकि फ्लो चार्ट की आवश्यकता भैया बहुत ज्यादा है।
इसी को देखकर एग्जामिनर नंबर देते हैं, ये समझ लो। सन 1931 ईस्वी में होता है जन्म भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम अशियम्मा था। शिक्षा इनकी इंजीनियरिंग तक थी। लेखन विधा में इन्होंने कविताएं भी लिखी, आत्मकथा लिखी और विज्ञान लेख इन्होंने लिखे। सरल और प्रवाहमय और बोधगम्य शैली अपनाई। चिंतन परक आत्मकथात्मक इन्होंने शैली अपनाई है। भाषा सरल, प्रवाहमय और बोधगम्य है। ठीक है। और मुख्य रचनाओं में इनकी इग्निटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी इत्यादि। 27 जुलाई सन 2015 काल ने हमसे छीन लिया ऐसे अद्भुत, महान और अविस्मरणीय महापुरुष। लेकिन इनकी जो यश रूपी शरीर है सदैव हमारे बीच रहेगा। तो शिलांग में भाषण दे रहे थे, वहां पर जीवन का जो अंत है वो भी कुछ देते हुए इनका हुआ। तो ऐसे महापुरुष सदियों में एक बार आते हैं जो अपने यश रूपी शरीर से सदियों सदियों तक विद्यमान रहते हैं। वही है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कलाम जी का नाम रहेगा। अब यहां आता है जीवन परिचय। पूरा नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। माता अशियम्मा थी। और अब यहां पर देखिए, जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा तमिलनाडु में ही, रामेश्वरम में ही पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में होती है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 का वो दौर आता है जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में अब्दुल कलाम जी आते हैं। पीएसएलवी के निर्माण में अद्भुत योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। और 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। और जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। ठीक है। शिलांग में 27 जुलाई सन 2015 में इनका निधन हो गया। एक संबोधन देते हुए, बच्चों को शिक्षा देते हुए, बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1981 में इनको पद्म भूषण, वर्ष 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से तथा 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। तो ये इतना जीवन परिचय था। साहित्यिक सेवाएं भी हेडिंग डालेंगे आप। कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है और बीच में इनके कुछ पुस्तकों के नाम भी डाल देंगे जो आपके यहां पर दिए गए हैं। इग्निटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी इत्यादि। और बहुत सारी आत्मकथाएं इन्होंने लिखी हैं, ऐसा लिख देंगे इसमें साहित्यिक परिचय में, क्योंकि हमें बड़ा बनाना है। फिर कृतियां लिखेंगे, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी, इग्निटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंटेज, हम होंगे कामयाब, आरोहण प्रमुख, स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इस तरह की तमाम रचनाएं इनकी हैं। तो ये 4 जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपके गद्य में। अब आता है काव्य खंड। काव्य खंड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कवि हमारे साथ हैं, लेकिन हमें क्या करना, क्या हम सबका याद कर पाएंगे? वैसे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हर एक कवि के साहित्यिक परिचय को, जीवन परिचय को हमें पता होना चाहिए। परंतु होता क्या है, एग्जाम के वशीभूत होकर के, वह एग्जाम के वशीभूत हम होते हैं और एग्जाम का भूत मेरे सर पे होता है। ऐसे में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम इंपॉर्टेंट खोजने की जरूरत हमें रहती है। तो वही इंपॉर्टेंट चीजें हम जितने इंपॉर्टेंट हैं काव्य खंड में वो लेकर के आए हैं। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत पहला व्यक्तित्व ऐसा है, कवि, ऐसे कवि हैं जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों में अपनी कलम चलाई है। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। सबसे पहले तो आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे ही बनाएंगे जैसा बनाया जाता है। लिखेंगे जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी, निजामाबाद आजमगढ़ में होता है।
भोला सिंह उपाध्याय पिता थे, रुक्मिणी देवी माता थीं, स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, प्रबंध एवं मुक्तक शैली में इन्होंने काव्य रचनाएं की। प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, पारिजात और रसकलश जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी। 6 मार्च सन 1947 जब देश की आजादी का दिन था, तो ये उसी आजादी मतलब आजादी अगस्त में आनी थी, लेकिन 47 में ही आजादी के वर्ष ही इनका देहावसान हुआ। जीवन परिचय यही लिखेंगे। ये मैंने एरो क्यों लगाया यहां पर, एरो का मतलब है जीवन परिचय में यही चीजें इन्वॉल्व करना है आपको। कैसे लिखेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ठीक है। और इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इतनी बात लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़िए। इन्होंने स्वाध्याय से ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त कर लिया था। भाषा इनकी ये ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। इनकी रचनाएं गद्य एवं पद्य में दोनों में हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, और हिंदी माता की सेवा करते हुए 6 मार्च सन 1947 में इनका देहावसान हो गया या स्वर्ग प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये रचनाएं जो हैं ये आप जीवन परिचय में नहीं डालेंगे, रचनाओं का तो अलग है। फिर साहित्यिक परिचय, मैंने हर जगह 3 हेडिंग्स बताई हैं, लेकिन कुछ दो एक जीवन परिचय आपको मिलेंगे जहां पर 3 हेडिंग्स नहीं, मात्र 2 हेडिंग्स होंगी, यानी वहां पर साहित्यिक परिचय ही डाल के काम चल जाएगा। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में क्या किया इन्होंने? हिंदी माता की सेवा की। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है, अर्थात मील का पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार हरियों जी को प्राप्त है, और हरियों जी का यह सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हरियों जी की ख्याति का ये प्रमाण है, अर्थात हरियों जी की ख्याति इसी ग्रंथ के कारण सर्वाधिक हिंदी में हुई। फिर इनकी कृतियां डालेंगे, प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रसकलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल और रुक्मिणी परिणय इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को आप जानते हैं भी द्विवेदी युग के कवि हैं। 1865 में जन्म होता है किसका? भोला सिंह के पुत्र हरियों जी का। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त का 1886 में होता है। 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त जी का होता है जन्म। कहां होता है? चिरगांव, झांसी में होता है। और सेठ रामचरण गुप्त इनके पिताजी होते हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, जयद्रथ वध, झंकार, कुणाल गीत, अनग आदि इनकी रचनाएं हैं। शिक्षा इनकी घर पर ही हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा। भाषा शैली खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित, प्रसाद और ओज गुण से युक्त, उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, नीति और विवरणात्मक शैली का दर्शन होता है। ये विशेष आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना ही हटा भी सकते हैं। मृत्यु इनकी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को होती है, यानी 99 वर्ष की 86 और 14 4 18 78 वर्ष की आयु में इनका देहावसान होता है। जीवन परिचय में वही चीजें लिख देंगे विवरणात्मक ढंग से गद्य बना के। फिर साहित्यिक परिचय आता है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में ही आने के बाद इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। और इनकी पहले जो इनकी रचनाएं थी वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थी, परंतु द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि इनके गुरु मानते थे उनको, तो उनके संपर्क में आने के बाद सरस्वती पत्रिका में इनकी रचनाएं छपने लगी। पहले ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे, और द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने खड़ी बोली अपना ली और खड़ी बोली में काव्य रचना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से
मुखरित हुआ, क्योंकि उस समय आजादी के सब दीवाने थे, राष्ट्र प्रेम की बड़ी आवश्यकता थी। ठीक है, हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया या विभूषित किया। अब राष्ट्र कवि होते हैं दो, आधुनिक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं और द्विवेदी युगीन या फिर कह सकते हैं प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता यानी अब कोलकाता से प्रकाशित वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। इसके बाद आचार्य द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद मैथिली चरण गुप्त जी की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी और इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 9 ईस्वी में हुआ। 1912 में इनकी छपती है भारत भारती। भारत भारती काव्य राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत था और इनकी प्रसिद्धि का मूल ग्रंथ है भारत भारती। भारत भारती में राष्ट्र प्रेम भरा पड़ा है। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया और प्रबंध काव्य की रचना में मैथिली शरण गुप्त सिद्धहस्त थे। द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रचनाएं आप इनकी मुख्य डालेंगे भारत भारती, साकेत, यशोधरा, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार और जयद्रथ वध। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, अनग, यशोधरा। अब आता है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। संक्षिप्त परिचय यानी फ्लो चार्ट में आप क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे? जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा शैली, मुख्य रचनाएं और मृत्यु। जन्म 1889 में, कहीं कहीं आपको 1890 भी देखने को मिल जाता है। दो विद्वानों के अनुसार अलग अलग इनके जन्म तिथि मानी जाती है, तो ना गलत 89 है और ना गलत 90 है। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में है, काशी एक बड़ा अच्छा स्थान है और वहां पर इनका जन्म होता है। और देवी प्रसाद जी इनके पिता थे। भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली अपनाई। उसके पहले ब्रजभाषा में भी इन्होंने रचनाएं की और मुख्य रचनाएं कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम और छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, ऐसी गद्य पद्य रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनका देहावसान होता है। अब यहां पर आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में वही चीजें छोटी मोटी और भी कुछ चीजें ऐड कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे जयशंकर छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है सन 1889 ईस्वी में। काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में, सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, माता पिता की मृत्यु के बाद और बचपन में, ऐसे लिखेंगे, बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु के बाद इनका सारा कार्यभार, ये दुख से दुखी तो थे ही भाई, तो सारा कार्य इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी पर आ गया, पूरे घर का बोझ। और शंभुनाथ जी, इसके बाद वही हुआ कि शंभुनाथ जी का भी देहावसान हो गया कुछ दिनों के बाद। तो टूटने लगे थे जयशंकर प्रसाद यहां से। 3 शादियां जयशंकर प्रसाद की हुई, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई और इसके दौरान ही छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। तो इन सभी असामयिक मौतों ने इनको अंदर से तोड़ कर रख दिया, अंदर ही अंदर टूट गए और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। सन 1937 ईस्वी में 15 नवंबर का वो दिन, वो मनहूस दिन था जब इनका देहावसान हो गया 47 वर्ष की मात्र छोटी सी अवस्था में। परंतु जो इन्होंने दिया वो हमारा हिंदी साहित्य संसार हमेशा उस योगदान का ऋणी रहेगा और हमेशा उनके नक्शे कदम पर चलता रहेगा। हम मात्र उनकी छाया पर चल सकते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश हमारे लिए एक निरर्थक प्रयास होगा। तो आइए बढ़ते हैं साहित्यिक परिचय की तरफ। साहित्यिक परिचय में आप बहुत अच्छा इनका लिख सकते हैं, जैसे काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। पहला पॉइंट, काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम तथा मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी ने कुल रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग, प्रसाद युग की सृष्टि की और इनकी कुछ रचनाएं जो नाटक था, नाटक में इनके युग को, संपूर्ण युग को प्रसाद युग के ही नाम से जाना जाता है। रचना इनकी देखिए, चित्राधार में
प्रकृति की रमणीयता एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं। प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू एक विरह काव्य है तथा कामायनी में प्रसाद जी की सिद्धावस्था एवं आध्यात्मिकता का पूर्ण परिपाक हुआ है। आंसू क्या है? विरह काव्य है। कामायनी में इनकी सिद्धावस्था का और आध्यात्मिकता का पूर्ण परिपाक हुआ है। फिर देखते हैं हम कृतियां, रचनाएं देखते हैं। तो रचनाओं में बहुत सारे रचनाएं, इनके नाटक यहां पर काट दीजिए, नाटक से कोई मतलब, नाटक तो ये हैं ही हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, कल्याणी, प्रणय, सज्जन और इस तरह के बहुत, विशाख, राजश्री, कामना, एक घूंट, ये सब नाटक हैं। कामायनी महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन, कुसुम, कंकाल, और ये सब काव्य हैं। और कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है। काव्य कला और तथा अन्य निबंध इनका एक निबंध संग्रह है। ठीक है, तो इस तरह इनकी कुछ रचनाएं मुख्य लिखेंगे। फिर आते हैं हम पंत जी की ओर। अगला साहित्यिक परिचय सुमित्रानंदन पंत जी का है। पंत जी का संक्षिप्त परिचय यानी कि हम फ्लोचार्ट बनाएंगे। पंत जी का फ्लोचार्ट बनाने के बाद लिखेंगे जन्म, जन्म स्थान, पूर्व नाम, पिता का नाम, संपादन, भाषा शैली और प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, हाँ, सन 1900 ईस्वी में जन्म होता है सुमित्रानंदन पंत का। ठीक, कौसानी कुमायूं गढ़वाल में इनका जन्म होता है। गुसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। गंगादत्त पंत इनके पिता थे। रूपाब पत्रिका का संपादन किया। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग, छायावादी काव्य शैली इनकी कविता की थी। प्रमुख रचनाओं में वीणा, पल्लव, युगवाणी, युगांत, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्णकिरण, स्वर्णधोली, उत्तरा, अतिमा इत्यादि। जीवन परिचय में यही चीजें लिख देंगे डिटेल में, जब जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवि। इतना तो पता है यार, हिंदी पढ़ते हो इंटर में, इतना तो लिख सकते हो बना के थोड़ा बहुत लाइन उनकी तारीफ में, उनकी प्रशंसा में, कि प्रकृति के सुकुमार एवं प्रकृति के चतुर चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ था। प्रकृति की गोद में बसे हुए कौसानी कुमायूं में हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त पंत था और इनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था। और इन्होंने रूपाप पत्रिका का संपादन भी किया है। ठीक है, इसके बाद इनका जो है देहावसान आपको लिख देना है। ठीक है, देहावसान जरूर लिखना है। ठीक, देहावसान, हाँ, इनका देहावसान डाले। मृत्यु, ठीक है, मृत्यु की तिथि क्या है? 28 दिसंबर 1977। ठीक है, 1977 ही डाल दो, काफी है, 28 दिसंबर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो लिख देना। और फिर यहां पर साहित्यिक परिचय लिखना। प्रथम कविता, ये थोड़ा सा डेट्स ध्यान रखना, इसमें सन आपको थोड़ा ज्यादा याद करने पड़ेंगे। इनकी प्रथम कविता गिरजे, अब यहां पर लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तत्पश्चात उच्छ्वास एवं ग्रंथि नामक कविताएं सन 1920 में, कविता संग्रह सन 1920 में प्रकाशित होते हैं। साथ ही साथ सन 1927 ईस्वी में वीणा तथा 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुए। कुछ दिनों तक ये काला कांकर में ठहरे और काला कांकर में ही इन्होंने नौका विहार नामक कविता, इनकी काला कांकर में ठहरने पर ही इन्होंने लिखा था, वहां पर नौका विहार का वर्णन किया था। पुनः प्रयाग आकर के रूपाभ पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। फिर अरविंद घोष जी से मुलाकात के बाद पंत जी अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद दर्शन को पिरोया, अर्थात अरविंद दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि इनकी रचनाओं में भी अरविंद दर्शन देखने को मिला। ठीक है,
तो अरविंद घोष जी से मुलाकात के बाद अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हुए और रचनाओं में भी अरविंद दर्शन को पुरोया। फिर कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदंबरा नामक कृति पर पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन, वीणा, ग्रंथि पल्लव, गुंजन, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, उत्तरा, युगपत, अतिमा, युगांत, युगवाणी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लिख देंगे और यह भी लिख देंगे कि पंत जी के अविस्मरणीय योगदान के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। ये किसी भी आप लेखक में लिख सकते हैं कि इनके अविस्मरणीय योगदान के लिए सदैव हिंदी के पाठक और हिंदी प्रेमी सदैव ऋणी रहेंगे या फिर हिंदी साहित्य संसार सदैव ऋणी रहेगा। फिर आता है आधुनिक युग की मीरा और साथ में क्या आता, आधुनिक युग की मीरा है भैया कौन, महादेवी वर्मा। पीड़ा की अमर गायिका आधुनिक युग की मीरा, पीड़ा की अमर गायिका आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी। सन 1907 में होता है जन्म, स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। श्री गोविंद सहाय वर्मा इनके पिता थे, माता हेमरानी थी और इनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण था और इनकी प्रमुख कृतियां निहार, रश्मि नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, भाषा खड़ी बोली व ब्रजभाषा, मुक्तक और चित्र प्रगीत शैली का इन्होंने अपनाया। 1987 में देहावसान। ठीक है, अब जीवन परिचय आप लिखेंगे। सन 1907 महादेवी ऐसे लिखेंगे, पीड़ा की अमर गायिका तथा आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था और इनकी माता हेमरानी देवी थी। ठीक है, बचपन में प्रखर बुद्धि होने के कारण घर पर ही इनको विभिन्न अध्यापक आकर के पढ़ाते थे और बचपन में 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण से हो गया, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। ठीक, फिर महादेवी वर्मा जी खड़ी बोली एवं ब्रज भाषाओं में रचनाएं करने वाली कवयित्री हैं तथा साथ ही इन्होंने गद्य विधा में भी अपनी लेखनी चलाई है। इनके गद्य में विरह की प्रधानता देखने को मिलती है और हिंदी की सेवा करते हुए 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी का देहावसान हो गया। अब आप साहित्यिक परिचय डालेंगे, फिर लिखेंगे पीड़ा की अमर गायिका, छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी में तथा लघुत्रयी में गणमान्य महादेवी वर्मा जी के काव्य में वेदना की प्रधानता है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया, चांद पत्रिका का संपादन किया और नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। 1983 ईस्वी में भारत भारती और तथा नवंबर 1983 में इन्हें, मई 1983 में भारत भारती और नवंबर 1983 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा नाम की रचना पर इनको प्राप्त हुआ और इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, संधिनी, आधुनिक कवि, सप्तप्रणा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और फिर चलते हैं हम अपने अगले जीवन परिचय पर। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय है।
मैं साहित्यिक हिंदी वालों को सजेस्ट करूंगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय आप जरूर याद कर लीजिए एक बार, वो इसमें टाइपिंग करना हम भूल गए हैं। तो साहित्यिक हिंदी वाले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के अभी जस्ट तुरंत जाकर के देख लें, भारतेंदु जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जैसे लिखना है सेम वैसे ही लिखना। फ्लो चार्ट सब में बनाना, फ्लो चार्ट बीच में ऊपर बनाना है, साइड में नहीं बनाना है। किताबों में तो साइड में होता है, वो किताबें हैं, आपको कॉपी में बढ़िया सा बीचों बीच में जैसे ये बनाया ऐसे बनाना है। तो भारतेंदु जी का आपको साहित्यिक परिचय याद कर लेना है कवियों में, ठीक है। बाकी आप गद्य में ना भी याद करें तो भी काम चल जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि जो कि एक दूसरे राष्ट्र कवि हैं। हमने इस क्लास में हमने दो राष्ट्र कवियों को पढ़ा, एक तो प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, और फिर हमने पढ़ा साहित्यिक परिचय रामधारी सिंह दिनकर को दूसरे राष्ट्र कवि, ठीक है। तो यहां पर भी हम जन्म 30 सितंबर 1908 सिमरिया मुंगेर बिहार में है। रवि सिंह पिता थे इनके, मनरूप देवी माता थी। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली प्रबंध और मुक्तक शैली, उर्वशी कुरुक्षेत्र सामधेनी रेणुका परशुराम की प्रतीक्षा मिट्टी की ओर आदि रचनाएं, और उजली आग 24 अप्रैल 1974 में देहावसान। इनका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय एक में ही आप डालिएगा, ठीक है। आप इनके में जीवन परिचय मत डालिए, इनके में डायरेक्टली आप साहित्यिक परिचय डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे लिखेंगे? राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1960 ईस्वी में सिमरिया मुंगेर बिहार में होता है। पिता का नाम रवि सिंह जो कि किसान थे और माता का नाम मनरूप देवी था, ठीक है, समझ में आया। बाल्यावस्था में ही इनकी काव्य प्रतिभा का परिचय हो गया था। फिर लिखेंगे मिडिल कक्षा में पढ़ते हुए बीरबाला नामक काव्य की रचना कर ली थी। कब? मिडिल क्लास में। मिडिल कक्षा आप जानते हैं, मिडिल कक्षा किसे कहते हैं? मिडिल कक्षा मतलब वही जूनियर क्लास कह सकते हैं। मैट्रिक में पढ़ते समय प्रणभंग नाम का काव्य प्रकाशित हो गया। आप समझो, मिडिल यानी कि 8वीं 7वीं में बीरबाला नाम का काव्य रचा और मैट्रिक में प्रणभंग नाम का काव्य रचा। दिनकर जी मोकामा घाट हाई स्कूल में 1 वर्ष तक प्राचार्य रहे। कुछ समय पश्चात मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त रहे, ठीक है। 1952 ईस्वी में राज्यसभा का इनको सदस्य मनोनीत किया गया, जहां ये सन 1962 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में 10 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया, 52 से 62। 1963 यानी 1963 का साल आता है, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हो जाते हैं। भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 1959 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार की उपाधि से इनको 1959 में नवाजा गया और दिनकर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। रामधारी सिंह दिनकर को इनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर देखिए मिट्टी की ओर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, शुद्ध कविता की खोज, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसमरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर तक ही आपके साहित्यिक परिचय थे। मैं आपको बता देता हूं, जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं, साहित्यिक हिंदी वाले भारतेंदु जी का जरूर याद करेंगे, भारतेंदु जी का साहित्यिक परिचय जरूर याद करेंगे। और सामान्य हिंदी वाले एक बार अज्ञेय जी का भी जीवन परिचय देख के जाएंगे, अज्ञेय जी का देख के जाना है, बाकी उतने में आ जाएगा। साहित्यिक हिंदी वाले जरूर देख लेंगे अज्ञेय जी का। तो अब आपके डाउट देखो, बहुत बड़ा डाउट है सर, इतना लिख के हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 80 शब्दों का मतलब 1 से 1.5 पेज। मैंने कॉपी दिखाई तो बहुत सारे बच्चों की लाइव चेकिंग की, मैंने कॉपी अच्छी दिखाई, कैसे अच्छी कॉपी लिखते हैं ये भी आपको चैनल पे हमने बताया। तो जब मैंने चैनल पे बताया उसमें गौर कीजिए मैं बता क्या रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो।
और आपके माइंड में जो सवाल चल रहा है वो बिल्कुल सवाल का जवाब, हिंदी के हर सवाल का जवाब जो है हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। बहरहाल आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप उस वीडियो का नाम सर्च करके आगे ज्ञान सिंधु लगा दीजिए, यूट्यूब में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में और हिंदी सामान्य, हिंदी साहित्यिक, हिंदी सामान्य दोनों लोगों के लिए ये आज की क्लास थी। कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। 10 अंक यहां से बिल्कुल पक्के हैं गारंटी के साथ, बस इतनी मेहनत कर ले जाओ। 80 शब्दों का मतलब ये होता है कि 1 से 1.5 पेज, भाई 80 शब्द कहता तो है लेकिन आप 100-150 शब्द भी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप। क्योंकि कम ना हो ज्यादा हो तो अच्छा है। आपको किसी को 10 रुपए देने हैं, आप उसको 11 दे दो तो क्या होगा, वो खुश ही होगा, है ना। तो यही चीज यहां पर भी लागू है भाई। यहां पर 80 शब्दों की सीमा इसलिए दी गई है ताकि आपका टाइम वेस्ट न हो, इसीलिए 80 शब्दों की सीमा दी गई है। चलिए मैं अब दिखा देता हूं साहित्यिक परिचय लिखना कैसे है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां पर आपको बना लेना है फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लेना है। फ्लो चार्ट में आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी है। ठीक है, ये समझ लो फ्लो चार्ट आपने बनाया। इसके बाद ये जो साहित्यिक परिचय सुमित्रानंद पंत है, इसके नीचे आप यहां पर फ्लो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, इसी के नीचे तुरंत यहां पर फ्लो चार्ट बना लेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डाला आपने। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद बहुत आराम से लिखिएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। बचपन का नाम गुसाई दत्त था। हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का ये अमर पुत्र सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गया। इतना हो गया जीवन परिचय, क्या दिक्कत है, जीवन परिचय खत्म। 80 शब्द, अब यहां कितने शब्द हैं, 20-30-40 शब्द होंगे और 30-40 शब्द 100-60 शब्द यहां पर हो जाएंगे। अब साहित्यिक परिचय देंगे। पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, और तत्पश्चात इनकी काव्य रचनाएं उच्छ्वास ग्रंथि सन 1920 में प्रकाशित हुई। संपादन कार्य संभाला। बस ये साहित्यिक परिचय यहां पर अरविंद जी से मिले और ये पुरस्कार मिला। फिर आप तीसरी हेडिंग डालेंगे रचनाएं। रचनाएं में क्या लिखेंगे, रचनाएं तो हम बता चुके हैं, जो भी मुख्य रचनाएं हैं वो आप लिख दीजिए। तो इस तरह था आपको एक साहित्यिक परिचय लिखना फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हुए। मैंने बताया ना, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना यानी कि संक्षिप्त परिचय का प्रयोग करना है। संक्षिप्त परिचय आप लिखते हैं तो आपकी नजर, एग्जामिनर की जो नजर है वो आराम से आपके सही और गलत चीज पे पड़ जाएगी। फ्लो चार्ट पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा भैया जीवन परिचय इसका सही है, और वो उसमें ही उसको ही देखकर नंबर देके निकल लेगा। ये भी तो आपको हो सकता है ना, जब आपका फ्लो चार्ट, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब आपका फ्लो चार्ट यानी कि संक्षिप्त परिचय का जो कॉलम है वो सही होगा तो जाहिर सी बात है आपका पूरा साहित्यिक परिचय तो सही होना ही होना है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं किसी को। तो यही चीज हमने आपको कई बार समझाई है कि जो बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस पिछले वर्ष दिए थे उसमें भी ये बताया गया था कि आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हुए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, हाई स्कूल वाले जीवन परिचय और इंटर वाले साहित्यिक परिचय, फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हुए अवश्य लिखने की कोशिश करें। काम हुआ आपका, बिल्कुल। महज 50-55 मिनट के इस सेशन में आपके 10 अंक क्लियर हो गए हैं, यानी 1 घंटा लगभग हो गया है, 2-4 मिनट कम ही हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। जितना हो सके भाई बच्चों को जोड़िए, क्योंकि एक उचित मार्गदर्शन देने वाला आपको हिंदी में जो मिले आप वहां बच्चों को ले जाइए। बस सिंपल सी बात है, हिंदी के मार्गदर्शन जहां मिले, अंग्रेजी का मार्गदर्शन जहां मिले। और मैं ये तो कहता हूं कि एक अध्यापक किसी 1 या 2 ही विषय में सिद्धहस्त हो सकता है, सारी विषयों में नहीं हो सकता है, सारी विषय वो अच्छा नहीं पढ़ा सकता है। तो आप एक अच्छा अध्यापक यूट्यूब पर ढूंढें, हर एक विषय के लिए एक अध्यापक को चुनें और आराम से पढ़ें। या कोई अध्यापक 2 विषय 3 विषय अच्छे से पढ़ाता है
तो पढ़ें, या तो या एक प्लेटफॉर्म पर आपको सारे अध्यापक अच्छे मिल रहे हैं तो भाई अच्छी बात है निशुल्क, लेकिन निशुल्क ऐसा संभव नहीं है। हम जैसे व्यक्ति आपको निशुल्क मिल जाते हैं तो हम तो भाई राष्ट्र को समर्पित है, बस वही है, राष्ट्र सेवा, देश सेवा, छात्र सेवा में संलग्न है और छात्र हमारे अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, इसलिए मैं शुल्क ही नहीं लेता हूं, निशुल्क राष्ट्र हित में शिक्षा दे रहा हूं, बस इतना समझिए। और सारे व्यक्तियों को आप, वही है कि रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम अम्भोदा ही बहवो संति नहीं कश्चिद एतादृशा केचिद वृष्टि भी आर्दयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद वृथा। ठीक है, तो उसने कहा था कि रे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो। तो मैं आपसे कह रहा हूं सावधान मन से क्षण भर सुनो कि आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, कुछ तो गरज कर लोगों को लोभ देते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, और कुछ लोग बरस करके पृथ्वी के हृदय को आप्लावित कर देते हैं, पृथ्वी के हृदय को आर्द्र कर देते हैं। तो हम गरजने वालों में से नहीं, हम केवल बरसते हैं, बरस करके आपको, आपके तन मन को हम ज्ञान से सराबोर करने के लिए ही समझ लो प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। जो भी जहां भी 22 फरवरी आपका बोर्ड एग्जाम है, 22 फरवरी को आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हिंदी का चेहरा ये होगा, अरुणेश सर का हिंदी का चेहरा होगा और आपका कलम कापी आपके सामने होगी और आप आराम से लिखेंगे, और इसके बाद रिजल्ट जब देखेंगे तो भी हम आपके साथ होंगे और आपकी आंखों में हिंदी के लिए चेहरा हमारा ही दिखेगा, ये बिल्कुल तय बात है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी इतना प्रेम देते हैं कि हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य जुड़ रहे हैं और आप लोग जोड़ रहे हैं। मैं अपने आप को कभी क्रेडिट ही नहीं देता हूं, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये तो आप लोगों का शेयर है, ये आप लोगों का जुड़ाव है, आप लोगों का ही प्रचार प्रसार है। मैंने कहाँ प्रचार किया है, तो आपने किया। तो ये सारे का सारा क्रेडिट आपको ही जाता है, वो सब्सक्राइबर कितने भी हों सब आपके ही हैं, समझ लो, और आप ही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।